सवाल है कि 18वीं लोकसभा के साथ कितने राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए थे? तो 4 राज्यों में हुए थे। 4 राज्य कौन से हैं? सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। तो इनकी राजधानी बताओ। सिक्किम की राजधानी, अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर, उड़ीसा की भुवनेश्वर और आंध्र प्रदेश की तो अमरावती बोलेंगे अब हम। अमरावती आंध्र प्रदेश की राजधानी। अब सुनिए, ये 2 राज्यों में बताया गया था कि यहाँ पर जो पहले मुख्यमंत्री थे अब उनकी वापसी हो गई है। तो सिक्किम के मुख्यमंत्री की शपथ किसने ली? तो सिक्किम में प्रेम सिंह तवांग ने, अरुणाचल प्रदेश में पेमा खांडू ने, उड़ीसा में मोहन चरण मांझी। मोहन चरण मांझी जो है वो उड़ीसा के नए मुख्यमंत्री बने हैं। और आंध्र प्रदेश में जो नए मुख्यमंत्री बने हैं उनका नाम है चंद्रबाबू नायडू। ठीक है, तो यहाँ कौन है? यहाँ है प्रेम सिंह तवांग। प्रेम सिंह तवांग ये यहाँ पर सीएम है, मतलब मुख्यमंत्री हैं। और यहाँ पर पेमा खांडू, ये बताया था आपको। और उड़ीसा में मोहन चरण मांझी और आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू। ठीक है, गवर्नर बता दिए थे। राज्यपाल, सिक्किम के राज्यपाल का नाम आचार्य लक्ष्मण प्रसाद। आचार्य लक्ष्मण प्रसाद। अरुणाचल प्रदेश में केवल्य त्रिविक्रम परनाइक। उड़ीसा में रघुवर दास। और आंध्र प्रदेश में एस अब्दुल नज़ीर सुप्रीम कोर्ट के वो न्यायाधीश रह चुके हैं। तो 18वीं लोकसभा के साथ में 4 राज्यों में क्या हुआ था? चुनाव हुआ था। चलिए इसके बाद देखो अगला सवाल। 18वीं लोकसभा के चुनाव में कौन सा व्यक्ति निर्विरोध चुनाव जीता? तो निर्विरोध चुनाव जीते थे कौन? मुकेश दलाल। अच्छा सवाल बनेगा। और ये बता दिया गया था कि मुकेश दलाल की टक्कर पर कोई पर्चा नहीं भरा गया। किस राज्य से वो चुनाव जीते थे? तो राज्य का नंबर हो जाएगा गुजरात का। और सीट कहाँ की थी? तो सीट थी सूरत की। मैंने बताया था सूरत के बारे में। सूरत जो है गुजरात का एक शहर है। सूरत जो है वो ताप्ती नदी के किनारे पर है। सूरत जो है वो कपड़ा उद्योग के लिए फेमस है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री है यहाँ पर। और जो सूरत है उसे शिवाजी ने 2 बार लूटा था। ये इम्पोर्टेंट है। कौन सा किला शिवाजी ने 2 बार लूटा था? तो वो सूरत है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। और अगला सवाल कह रहे थे 18वीं लोकसभा में देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी कौन बनी? तो देश की तीसरी बड़ी पार्टी, देखो सबसे बड़ी पार्टी थी भारतीय जनता पार्टी। 240 सीट उनको मिली है। केवल हम एनडीए की बात नहीं कर रहे हैं, हम केवल भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहे हैं, क्योंकि एनडीए तो एक अलायंस है। ठीक है, कांग्रेस को कितनी सीटें मिली थी? 99। मैंने बताया था कि 99 सीटें कांग्रेस पार्टी को मिली। और देखिए समाजवादी पार्टी को कितनी सीटें मिली? तो 37 सीट हासिल करने के बाद में समाजवादी पार्टी तीसरे नंबर पर आई। पहले दर्जे की पार्टी बनी भारतीय जनता पार्टी, दूसरे दर्जे की कांग्रेस और तीसरे दर्जे में आई कौन सी? समाजवादी पार्टी। ठीक है, समाजवादी पार्टी तीसरे दर्जे की पार्टी बनी। बहुजन समाज पार्टी की सीटें जो हैं वो बैठी कितनी? 0। चलिए अगला सवाल।
कह रहे हैं कि 18वीं लोकसभा चुनाव में कितनी महिलाएं सांसद बनी। तो देखिए 17वीं लोकसभा में 17वीं लोकसभा में जो महिला सांसद थी, जो महिला सांसद बनी थी वो 78 थी पिछली बार। अब की बार 4 कम है। तो 17वीं लोकसभा में महिला सांसदों की संख्या 78 और 18वीं में 18वीं लोकसभा में महिला सांसद 18वीं लोकसभा में महिला सांसदों की संख्या 74 है। अच्छा सवाल है, पेपर के हिसाब से मैंने पहले बताया था कि बहुत इम्पोर्टेंट है। एग्जामिनर जो है यहाँ से सवाल आपसे मालूम कर लेगा। ठीक है, 18वीं लोकसभा में कितनी महिलाएं सांसद बनी है? तो 74 पहले थी, 78, 4 सीटें महिलाओं की कम हो गई हैं। ठीक है, हालांकि एक दिन मैंने बताया था कि जो नया संसद भवन है उसमें पहला विधेयक पास पहुंचा था। नाम क्या था? नारी शक्ति बंधन। और उसमें ये कहा गया था कि महिलाओं को पंचायतों की तरह 33% सीटों का रिजर्वेशन दिया जाए लोकसभा और विधानसभा में। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की हम बात करेंगे। तो अगला सवाल कुछ इस तरह से है, देखिए 18वीं लोकसभा के लिए प्रोटेम स्पीकर किसे बनाया गया है? तो मैंने बता दिया था कि जो भर्तृहरि मेहताब हैं ये कौन बने हैं? ये बने हैं 18वीं लोकसभा में प्रोटेम स्पीकर। और ये भी मैंने बताया था कि जो प्रोटेम स्पीकर हैं, प्रोटेम स्पीकर जो बने हैं भर्तृहरि मेहताब, इनकी नियुक्ति किसने करी? तो प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। और ये भी मैंने बता दिया था संविधान के किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 95(1) के तहत। अच्छा, सवाल एक और आता है कि प्रोटेम स्पीकर को शपथ कौन दिलाता है? तो प्रोटेम स्पीकर को शपथ कौन दिलाता है? तो प्रोटेम स्पीकर को शपथ दिलाते हैं राष्ट्रपति। प्रोटेम स्पीकर का कार्य मैंने बताया था। प्रोटेम स्पीकर का काम क्या होता है? नए सदस्यों को शपथ दिलाना, नए सदस्यों को शपथ दिलाना और दूसरा काम क्या होता है? प्रथम सत्र की अध्यक्षता करना। ठीक है, तो लोकसभा के प्रथम सत्र की या लोकसभा की अध्यक्षता करना कब तक? जब तक परमानेंट अध्यक्ष नहीं आ जाता। जब तक लो परमानेंट अध्यक्ष नहीं आ जाता तब तक लो उसको शपथ दिलाना है। ठीक है, मीटिंग तो एक ही रहेगी भाई, चाहे वो 1 दिन चले या 2 दिन चले। ठीक है, चलिए अगला सवाल, प्रधानमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह कब हुआ? तीसरी बार के लिए प्रधानमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह हुआ। कब हुआ? ऑप्शन है 4 जून 2024 को, 5 जून 2024 को, 9 जून 2024 को या 11 जून 2024 को। तो प्रधानमंत्री की शपथ कब हुई है? शपथ का समय कब है? तो बेटा शपथ हुई थी
9 जून को, 9 जून 2024 को। सवाल यह है कि प्रधानमंत्री को शपथ किसने दिलवाई है? तो प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलवाते हैं? तो जो प्राइम मिनिस्टर बने वो नरेंद्र मोदी बने लगातार तीसरी बार, लगातार तीसरी बार। और शपथ किसने दिलवाई? तो देखिए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रधानमंत्री को शपथ दिलवाई। तो देश के लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी। उनका पहला शपथ ग्रहण समारोह हुआ था 2014 में, दूसरी बार शपथ ग्रहण करी उन्होंने 2019 में, और तीसरी बार उन्होंने शपथ ग्रहण करी है 2024 में। ठीक है, 2024 में प्रधानमंत्री ने शपथ ग्रहण कर ली है 2024 में। प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलवाता भाई? तो राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलवाता? सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, चलिए अगला सवाल कह रहे हैं ये कि 2024 में केंद्र सरकार में कितने मंत्री बनाए गए हैं? 2024 में कितने मंत्री बनाए गए हैं? 2024 में कितने मंत्री बनाए गए हैं? 72 हैं, 87 हैं, कह रहे हैं 94 है, ये 71 है। टोटल मंत्री बताने सरकार में इस समय कितने बनाए गए हैं। तो देखो मैं आपको बात बताऊं, जो कैबिनेट मंत्री हैं कैबिनेट मंत्री बनाए गए हैं, वो तो बनाए गए बेटा 30। जो राज्य मंत्री बने हैं उनकी संख्या है 36, और एक बनाए गए हैं राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। ये राज्य मंत्री हैं, ये स्वतंत्र प्रभार के रूप में है। अब इसका मामला क्या, मतलब क्या, देखिए इसको थोड़ा सा ऐसा समझिए। ये जो राज्य मंत्री हैं 36, ये राज्य मंत्री कैबिनेट मंत्रियों के साथ मिलकर काम करेंगे। किसके साथ? लेकिन ये जो राज्य मंत्री बनाए जा रहे हैं स्वतंत्र प्रभार वाले, ये किसी कैबिनेट मंत्री के साथ काम नहीं करेंगे। जैसे एक नाम आएगा गृह मंत्री, और एक नाम आएगा गृह राज्य मंत्री, एक आएगा वित्त मंत्री, तो एक आएगा वित्त राज्य मंत्री। तो वित्त राज्य मंत्री कौन से होंगे? जो कैबिनेट मंत्री के साथ मिलकर काम करेंगे। ये जो है ये किसी मंत्री के साथ काम नहीं करेंगे, बल्कि इनका प्रभार स्वतंत्र होगा, ये किसी कैबिनेट के दायरे में नहीं आएंगे। तो इस तरह से स्वतंत्र प्रभार मंत्रियों की संख्या 5। अगर टोटल ऐड कर लोगे तो 36 और 30 हो गए आपके पास में 67, और 5 हो गए कितने? तो कुल मंत्री कितने हो गए? कितने बनाए गए हैं? 71। भाई 66 और 5 कितने हो गए? 71। तो कितने मंत्री बनाए गए हैं इस बार केंद्र सरकार में? कितने हैं? 71 मंत्री बनाए गए हैं। पूछेंगे कैबिनेट मंत्री कितने हैं? राज्य मंत्री और राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, और टोटल को ऐड कर दोगे तो 71 मंत्री मंत्रिमंडल में प्रधानमंत्री के साथ काम करेंगे। चलिए अगला सवाल,
ये कह रहे हैं कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री कौन बनाए गए हैं? कह रहे हैं, देखिए ऑप्शन में कह रहे हैं राजनाथ सिंह है, निर्मला सीतारमण है, शिवराज सिंह चौहान है, या नितिन गडकरी है। जो मंत्रिमंडल बना है उसमें विभागों का बंटवारा हो चुका है और उसमें किस व्यक्ति को कौन सी जिम्मेदारी दी गई है। तो भारतीय जनता पार्टी ने लगभग अपने पुराने जो लीडर हैं, नेता हैं, जो उन पर पहले जिम्मेदारियां थीं, अधिकांश जिम्मेदारियां उन लोगों को दी हैं जो पहले से तैनात थे। जैसे हर एक के बारे में थोड़ा थोड़ा आपको पता होना चाहिए। जैसे कहेंगे कि राजनाथ सिंह के पास में पहला कौन सा विभाग था, तो इस बार भी वो क्या बनाए गए हैं? वो रक्षा मंत्री बनाए गए हैं। पूछेंगे रक्षा मंत्री कौन बने हैं, तो पहले भी राजनाथ सिंह थे और अब भी राजनाथ सिंह है। निर्मला सीतारमण, पहले भी उनके पास में वित्त विभाग था, इस बार भी उनको वित्त मंत्री बनाया गया है। वित्त मंत्री के साथ साथ कारपोरेट मंत्री भी हैं वो, तो दूसरा विभाग भी उनके पास में है, उनको कहते हैं भैया हाँ कारपोरेट मामलों के मंत्री। कारपोरेट मामलों के मंत्री, कारपोरेट मामले के मंत्री के रूप में किसे जिम्मेदारी दी गई है? निर्मला सीतारमण को। ये जो शिवराज सिंह चौहान हैं, आपको पता होगा ये पहले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हुआ करते थे और अब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री तो दूसरे बन गए हैं। नाम क्या उनका? बोलो। मोहन यादव। अब उनकी जगह पर मोहन यादव आ गए हैं, तो शिवराज सिंह चौहान को जिम्मेदारी दी गई है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री उनको बनाया गया है, या यूं कहें ग्रामीण विकास मंत्री। ग्रामीण विकास मंत्री। तो ग्रामीण विकास मंत्री के रूप में अब तुमसे पूछेंगे कि बताओ ग्रामीण विकास मंत्री किसे बनाया गया है, तो कौन बने भाई ग्रामीण विकास मंत्री? ग्रामीण विकास मंत्री कौन बने हैं? शिवराज सिंह चौहान। कहाँ से आते हैं वो? मध्य प्रदेश से। तो मध्य प्रदेश के रहने वाले शिवराज सिंह चौहान को ग्रामीण विकास मंत्री कृषि एवं किसान कल्याण विभाग दिया गया है। नितिन गडकरी के पास में जो पहले डिपार्टमेंट हुआ करता था, है ना, वो डिपार्टमेंट आज भी उनके पास में है। कौन सा है? सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री। तो सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री कौन बने हैं? पहले भी इनके पास ये डिपार्टमेंट था। तो अगर देखा जाए तो राजनाथ सिंह, निर्मला सीतारमण और नितिन गडकरी के जो विभाग पहले थे उनके पास में, अब नई सरकार में भी वो जिम्मेदारियां उनके पास अब भी हैं। जबकि शिवराज सिंह चौहान पहली बार केंद्र के कैबिनेट में वो मंत्री बनाए गए हैं। तो इसलिए मैं आपसे बता दूं कि ना तो राजनाथ सिंह का डिपार्टमेंट पूछा जाए तुमसे, ना निर्मला सीतारमण के बारे में पूछेगा, ना नितिन गडकरी का पूछेगा। पेपर में चूँकि नई जिम्मेदारी एक नए आदमी को जिम्मेदारी दी गई है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। और मैंने क्वेश्चन में उसी को मेंशन करा है, जिसके आने की संभावना है। ना तो रक्षा मंत्रालय पूछा, ना वित्त मंत्रालय पूछा है, और ना ही सड़क परिवहन मंत्रालय पूछा है। अगर पूछा जाएगा तो ये पूछा जाएगा कि बताइए ग्रामीण विकास मंत्री किसको बनाया गया है। तो ग्रामीण विकास मंत्री कौन बने हैं? शिवराज सिंह चौहान।
चलिए अगले सवाल को देखें तो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री कौन बनाए गए हैं? खाद्य प्रसंस्करण हाँ उद्योग मंत्री कौन बने हैं? तो देखो चिराग पासवान को बनाया गया है, तो इनके भी डिपार्टमेंट आप नोट कर लें। चिराग पासवान लोक जनशक्ति पार्टी, पासवान रामविलास उसके नेता हैं। रामविलास पासवान के बेटे हैं चिराग पासवान। और आपने सुना भी होगा कि गठबंधन ने, एनडीए अलायंस ने उनको बिहार में 5 सीटें दी लोकसभा की, उन्होंने 5 की 5 जीती है। तो कोई पार्टी अगर ऐसी है जिसने 100% रिजल्ट हासिल करा है, परसेंटेज की अगर जहाँ तक बात है, तो वो चिराग पासवान की पार्टी है। ठीक है, नए उभरते हुए नेता हैं वो। तो इनको जो जिम्मेदारी दी गई है, कैबिनेट मंत्री बनाया गया है खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री किसे बनाया गया है? चिराग पासवान को। एस जयशंकर के पास में वही जिम्मेदारी है जो पहली वाली थी। एस जयशंकर पहले कौन थे? विदेश मंत्री। तो अब भी एस जयशंकर को विदेश मंत्री बनाया गया है। एस जयशंकर को वो जिम्मेदारी दी गई है जो पहले जिम्मेदारी दी गई थी। जगत प्रकाश नड्डा, मतलब जेपी नड्डा का नाम आपने सुना होगा, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, उनको कैबिनेट में शामिल किया गया है इस बार जेपी नड्डा को। और उनको डिपार्टमेंट दिया गया है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री उनको बनाया गया है। एक विभाग ये इम्पोर्टेंट है, याद रखें, ये इनको जिम्मेदारी दी गई है। दूसरी जिम्मेदारी उनको दी गई है रसायन व उर्वरक मंत्री। रसायन व उर्वरक मंत्री किसे बनाया गया है? तो जो 2 जिम्मेदारी हो गई। अब पूछेंगे तुमसे, ये पूछा जाएगा कि बताइए स्वास्थ्य मंत्री कौन है केंद्र सरकार में? स्वास्थ्य मंत्री केंद्र सरकार में कौन बनाए गए हैं? तो जेपी नड्डा। और दूसरी जिम्मेदारी उनको क्या मिली है? रसायन और उर्वरक मंत्री भी बनाया गया है। मनोहर लाल को केंद्र सरकार में बहुत अच्छा विभाग मिला है। विभाग का नाम है आवास और शहरी मामलों के मंत्री। आवास और शहरी मामलों के मंत्री कौन बने भैया? ये डिपार्टमेंट भी बहुत अच्छा है और ये नाम भी नया है, मनोहर लाल का। तो मनोहर लाल को आवास एवं शहरी मामलों का मंत्री बनाया गया है। एक जिम्मेदारी उनको और दी गई है, उनको विद्युत मंत्री बनाया गया है। विद्युत मंत्री की जिम्मेदारी भी उन्हीं को दी है। 2 विभाग है उनके पास में, शहरी आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री हैं और दूसरा उनको जिम्मेदारी दी गई है विद्युत मंत्री की। तो मनोहर लाल के बारे में भी आप पढ़ लें, नए व्यक्ति हैं जिनको विभाग दिया गया है। जेपी नड्डा को स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया है। एस जयशंकर को पहले से ही विदेश मंत्रालय दिया गया था, पहले भी। और चिराग पासवान जो लोक जनशक्ति पार्टी के मुखिया हैं, उनको खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री बनाया गया है। अर्थात वो भी केंद्र के कैबिनेट मंत्री हैं केंद्र सरकार में। कैबिनेट मंत्री मैंने बताया था 30 बनाए गए हैं, उन 30 में
चिराग पासवान भी शामिल हैं। ठीक है, चिराग पासवान भी उसी में शामिल हैं। चलिए इसके बाद और देखते हैं सवाल। देखिए, लोकसभा 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो 17वीं के भी यही थे। भारतीय जनता पार्टी ने 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में जो नाम तय करा था वो ओम बिरला का था। तो भैया पहले भी 17वीं लोकसभा के भी अध्यक्ष यही थे और 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष भी यही बने हैं। तो 2-3 बात आप बता दीजिए। पहले तो आपको सबसे पहले बताना है प्रथम लोकसभा अध्यक्ष। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष। तो जब लोकसभा पहली बार गठित हुई थी 1951-52 में, तो उस समय अध्यक्ष कौन थे? गणेश वासुदेव मावलंकर। गणेश वासुदेव मावलंकर ये पहले अध्यक्ष थे हमारी लोकसभा के। एक सवाल का जवाब और बताओ। प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष। प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष। तो पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष बनी थी मीरा कुमार। ये कांग्रेस की तरफ से बनी थी। और जब भारतीय जनता पार्टी 2014 में आई तो उन्होंने भी एक महिला को स्पीकर बनाया। उनका नाम था सुमित्रा महाजन। सुमित्रा महाजन। सवाल ये है कि भारतीय इतिहास में अभी तक 2 महिलाएं लोकसभा की स्पीकर बनी हैं। एक का नाम मीरा कुमार है और दूसरी जो बनी थी सुमित्रा महाजन बनी थी। अच्छा देखिए, इसके बाद में वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष जो बनाए गए हैं अब 18वीं लोकसभा के लिए भी, तो उनका नाम है ओम बिरला। – 2024 में ये 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष बना दिए गए हैं। अच्छा, ओम बिरला जो है वो सांसद हैं, लोकसभा के मेंबर हैं। कहाँ से? राजस्थान के कोटा से। ठीक है, तो कहाँ से सांसद हैं वो? सांसद कहाँ से हैं? कोटा से। कोटा चंबल नदी के किनारे पर है और राजस्थान का शहर है। राजस्थान के कोटा से ओम बिरला को दूसरी बार लोकसभा का अध्यक्ष बनाया गया है। हालांकि आपने नाम सुना होगा, जो इंडिया गठबंधन था उसने के सुरेश के बारे में विचार करा था। उन्होंने कहा था कि हम के सुरेश को जो है उम्मीदवार बनाना चाहेंगे। ठीक है, जब सहमति नहीं बन पा रही थी तो उसके बाद जो है ओम बिरला के नाम पर मोहर लगाई गई और उनको बनाया गया। तो पूछेंगे 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन बन गए हैं? ओम बिरला बन गए हैं। ठीक है, ओम बिरला बन गए हैं 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष। पहली लोकसभा के अध्यक्ष थे गणेश वासुदेव मावलंकर। पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष बनी थी मीरा कुमार और वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष जो है ओम बिरला है, वो राजस्थान के कोटा से सांसद हैं। चलिए अगले सवाल को देखें। तो बेटा अगले सवाल में लिखा हुआ था 18वीं लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष कौन बने हैं? देखो, एक तो होंगे लोकसभा में सदन के नेता। सदन के नेता वो होते हैं जो सरकार के मुखिया होते हैं और सरकार का मुखिया कौन होता है? हमेशा प्रधानमंत्री। तो अगर तुमसे ये पूछा जाए
कि लोकसभा में सदन के नेता कौन है। भाई सवाल अगर ये पूछ लिया गया कि वर्तमान में लोकसभा में सदन के नेता कौन है, तो देखिए लोकसभा में सदन के नेता तो लोकसभा में सदन के नेता बने हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, या फिर यूँ कहें कि जो प्राइम मिनिस्टर बनते हैं वो लोकसभा में सदन के नेता होते हैं। तुमने नाम भी सुना होगा कि लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। तो बहुमत प्राप्त दल या संगठन या गठबंधन का जो नेता होता है उसी को प्राइम मिनिस्टर बनाया जाता है। दूसरा सवाल यह है कि लोकसभा में विपक्ष के नेता, लोकसभा में विपक्ष के नेता, तो लोकसभा में विपक्ष के नेता बने हैं राहुल गांधी। अच्छा, जो राहुल गांधी हैं उन्होंने 2 जगह से सांसद का चुनाव लड़ा था। एक उत्तर प्रदेश की रायबरेली सीट से और केरल के वायनाड जगह से, वायनाड सीट से। तो अब उन्होंने जो शपथ ली है ना इस बार, वो रायबरेली के सांसद के रूप में उन्होंने शपथ ली है। इसका मतलब उन्होंने छोड़ दी है सीट, कौन सी वाली, वायनाड की। तो वायनाड से जो है, वायनाड केरल के वायनाड से प्रियंका गांधी को उम्मीदवार बनाया जाएगा, उनको चुनाव लड़ाया जाएगा वायनाड से। ठीक है, क्योंकि एक व्यक्ति जो 2 या 3 जगह से चुनाव लड़ता है मान लीजिए, और वो हर जगह से जीत जाएगा, तो सीट तो उसके पास एक ही रहेगी, बाकी जगह से क्या करना पड़ेगा, तो शपथ लेते हुए बताना पड़ता है कि आप कौन सी सीट की तरफ से शपथ ले रहे हैं, कहाँ के सांसद के रूप में शपथ ले रहे हैं। तो रायबरेली के सांसद हैं अब वायनाड से उनका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, वहाँ से वो सीट छोड़ रहे हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। एक सवाल और थोड़ा सा याद रखना है कि देखिए सदन में विपक्ष का जो नेता होता है, जैसे कि अब राहुल गांधी बन गए हैं, विपक्ष के नेता को कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है। किसका दर्जा प्राप्त होता है, कैबिनेट मंत्री का। कैबिनेट मंत्री का दर्जा। विपक्ष का जो नेता होता है उसे कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है। पिछले 2 बार से विपक्ष के नेता की सीट खाली थी, क्योंकि विपक्ष का नेता बनने के लिए लोकसभा में 10% कम से कम सीटें होनी चाहिए। अब लोकसभा का चुनाव हुआ था 543 सीटों पर। अगर उसका 10% निकालोगे 10/100, तो आप देखोगे लगभग 543 का 10% अगर हम कैलकुलेशन करेंगे तो कितना मान निकल कर आएगा, लगभग 54.3। मतलब कह सकते हो 55 सांसद होने चाहिए लोकसभा में। अब कांग्रेस को कितने मिल गए हैं, 99। तो विपक्ष के नेता की जो एक सीमा रेखा है वो उन्होंने पार कर ली है, वो 10% से आगे निकल गए हैं और वो विपक्ष में बैठने, हाँ, विपक्ष के नेता के रूप में वो काम करेंगे। तो ये भी सवाल सुन लेना, संविधान से जुड़ा हुआ सवाल बन जाएगा कि विपक्ष का नेता किस पार्टी के व्यक्ति को बनाया जाएगा, जिस पार्टी को लोकसभा में 10% सीटें मिली हो। ठीक है, कम से कम 10% मिली हो, इससे ज़्यादा जितनी हो ठीक ही ठीक है। तो ऐसा नोट करेंगे ये बात भी, जिस पार्टी के पास लोकसभा में
कम से कम 10% सीट होती हैं उस पार्टी का सांसद विपक्ष का नेता बनता है। विपक्ष का नेता बनता है। तो ऐसा सवाल पूछा जा सकता है कि विपक्ष का नेता बनने के लिए लोकसभा में कितनी सीटों का होना जरूरी है। तो 10 सीटों का नहीं बल्कि 10% का, और ये 10% निकालोगे तो तकरीबन 54 या 55% सीटें होना ज़रूरी है। पिछली बार कोई भी पार्टी 10% का कोटा पूरा नहीं कर पाई, इसलिए विपक्ष का पद पहले खाली था। पिछली 2 बार से विपक्ष का पद जो था वो खाली था। खैर इस बार विपक्ष के नेता भी मिल गए हैं और उनका नाम क्या है? राहुल गांधी। ठीक है, कई बार आपने सुना होगा कि कहते हैं कि एक मजबूत लोकतंत्र में एक मजबूत विपक्ष का होना भी बहुत ज़रूरी है। एक अच्छे लोकतंत्र की खूबसूरती होती है कि सत्ता पक्ष को जवाब देने के लिए या सत्ता पक्ष से जवाब लेने के लिए प्रबल विपक्ष का होना बहुत ज़रूरी है लोकतंत्र के स्वास्थ्य के लिए। तो इसलिए अगर कोई विपक्ष में नहीं होगा तो सरकार फिर मनमानी करती है। ऐसे में विपक्ष की जिम्मेदारियां होती है कि सरकार को मनमाना काम करने से रोकना। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, कह रहे हैं सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री कौन बनाए गए हैं? ये MSME का नाम सुना होगा आपने। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री या उद्योग मंत्री कौन बने हैं? कह रहे हैं जीतन राम मांझी को बनाया गया है, अमित शाह बने हैं, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार को बनाया गया है या सर्बानंद सोनोवाल को बनाया गया है। ठीक है, तो किसको बनाया गया है, ये विभाग किसको दिया गया भैया? तो देखो, ये जो जीतन राम मांझी हैं ये जनता दल यूनाइटेड की तरफ से आते हैं। जदयू का नाम सुना होगा, ये भी नहीं सुना तो नीतीश कुमार का नाम तो सुना होगा, उनकी पार्टी के हैं ये। ठीक है, और उनकी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी के साथ में गठबंधन कर रखा है। ठीक है, तो जीतन राम मांझी उनको विभाग दिया गया कैबिनेट में सूक्ष्म कोमल लघु और मध्यम उद्यम मंत्री कौन बनाए गए भैया? ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। देखो, जो नए व्यक्ति हैं जिनको नई जिम्मेदारियां दी गई हैं वो नई जिम्मेदारी आपको याद रखनी पड़ेगी, है ना। इनकी जिम्मेदारी है मांझी साहब की, तुम्हें याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि तुम्हारे पेपर में ऐसे सवाल आएंगे। अमित शाह पहले कौन थे, अब भी कौन है वो? तो गृह मंत्री हैं। गृह मंत्री के साथ साथ में सहकारिता विभाग उनके पास में है, तो उनको सहकारिता मंत्री भी बनाया गया है। सहकारिता मंत्री, देखो मैं आपको बात बताऊं, गृह मंत्री तो खैर तुमसे कोई क्या पूछेगा, लेकिन पेपर में इसके आने की संभावना होती है कि बताओ भारत में सहकारिता मंत्री कौन है या किसके पास सहकारिता मंत्रालय है। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, इनके पास जो जिम्मेदारी दी गई है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री,
उनको सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री बनाया गया है। इनके पास पहले से ये डिपार्टमेंट है। पिछली बार सरकार में सहकारिता या सामाजिक न्याय और सहकारिता मंत्री, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री का दर्जा पहले भी इन्हीं के पास में था। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कौन बनाए गए हैं? तो ये नाम भी पुराना है और विभाग भी पुराना है। पहले से ये विभाग इनके पास में है, वीरेंद्र कुमार के। सर्बानंद सोनोवाल पहले भी केंद्र सरकार में मंत्री थे, अब भी वो मंत्री हैं। उनको जिम्मेदारी दी गई है पत्तन पोर्ट, जिसको हम जहाज वाले बोलते हैं ना, पोत मार्ग, पोत कोमा जहाज रानी, पोत कोमा जहाज रानी और जलमार्ग मंत्री। और जलमार्ग मंत्री तो रेल मंत्री, जो राजमार्ग मंत्री हैं वो तो नितिन गडकरी हैं। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री कौन है? नितिन गडकरी। और सर्बानंद सोनोवाल मंत्री बनाए गए हैं जल मार्ग मंत्री कह दो, जहाज रानी मंत्री कह दो या पत्तन मंत्री कह दो। तो जो पानी वाले जहाज हैं वो पूरा विभाग जो है किसके पास में है? सर्बानंद सोनोवाल के पास में है। वो डिपार्टमेंट किसके पास में भैया? सर्बानंद सोनोवाल के। तो वह मांझी साहब का याद रखना है, इम्पोर्टेंट मांझी साहब है इसमें। इन चारों ऑप्शन में मैंने सबके विभाग तो लिखवा दिए हैं आपको। जो पेपर में आने लायक क्वेश्चन है वो मांझी साहब का है। मांझी साहब के बारे में पूछेंगे क्योंकि ये एक तो जदयू के नेता हैं, नीतीश कुमार की पार्टी के। दूसरी बात, पहले केंद्र सरकार में इनके पास मिनिस्ट्री नहीं थी, अब इनको जिम्मेदारी दी गई है। ठीक है, आपने देखा होगा जब दिल्ली से बिहार गए तो इन्हें एक लिफाफा दिया गया था, घर जाकर खोलियो। तो घर जाकर इन्होंने लिफाफा खोला तो उन पर मिनिस्ट्री लिखी हुई मिली, सूक्ष्म लघु और मध्यम मंत्री। तो इन्होंने तो कह दिया, क्या दिया हमें, है ना, क्या दिया है। उन्हें लग रहा था प्रधानमंत्री बनेंगे हम, कोई अच्छा मिलेगा। अरे भाई, जो सरकार में बड़ी पार्टी है, ज़्यादा पद तो उन्हीं के होंगे ना। इस्पात मंत्री कौन बनाए गए हैं? किसको इस्पात मंत्री बनाया गया है? इस्पात मंत्री कौन बनाए गए हैं? 4 विकल्प हैं। पीयूष गोयल हैं, धर्मेंद्र प्रधान हैं, HD कुमार स्वामी हैं या जुएल ओराम है। तो मैं सबके बारे में बता देता हूँ। देखिए, जो ये पीयूष गोयल हैं, इनको जिम्मेदारी दी गई है वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री। जो धर्मेंद्र प्रधान हैं, उनको जिम्मेदारी दी गई है शिक्षा मंत्री की। ये शिक्षा मंत्री हैं। पहले तुमने नाम सुना होगा, पहले विभाग होता था हमारे यहाँ शिक्षा मंत्रालय, बाद में उसका नाम बदल कर रख दिया था मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय। फिर उसका फिर नाम बदला और फिर कर दिया शिक्षा मंत्री, है ना। तो शिक्षा मंत्री, पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? बोलो, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है, उसके बाद में देखिए अब जो शिक्षा मंत्री हैं वो कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। HD कुमार स्वामी जो हैं, हाँ, इनको जिम्मेदारी दी गई है भारी उद्योग मंत्री व इस्पात मंत्री। जो बड़े उद्योग हैं और स्टील प्लांट है पूरा, वो सब इन्हीं के अंडर में आएगा।
जुएल ओराम को जिम्मेदारी दी गई है, वो जिम्मेदारी उनको मिली है जनजातीय मामलों के मंत्री। जनजातीय मामलों के मंत्री। इन चारों में सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है जुएल ओराम का कि बताइए नई सरकार में किसको जनजातीय मामलों का मंत्री बनाया गया है। तो नई सरकार में जनजातीय मामलों के मंत्री बनाए गए हैं जुएल ओराम। जुएल ओराम को नई सरकार में मंत्री बनाया गया है, जनजातीय मामलों के मंत्री। कौन बने हैं? शिक्षा मंत्री पूछेंगे तो धर्मेंद्र प्रधान, इस्पात मंत्री पूछेंगे HD कुमारस्वामी, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पूछेंगे तो पीयूष गोयल। हालांकि ये नाम जो है वो सब पुराने हैं, सरकार के पुराने सांसद हैं ये। चलिए अगला सवाल देखते हैं। बहुत अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आने लायक है और क्वेश्चन पेपर में ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। ये कह रहे हैं कि महिला एवं बाल विकास मंत्री किसे बनाया गया है? महिला एवं बाल विकास मंत्री किसको बनाया गया है? श्रीमती अन्नपूर्णा देवी को, श्रीमती नीमूबेन जयंती भाई बाभानिया को, श्रीमती सावित्री ठाकुर को, श्रीमती रक्षा निखिल खड़से को। पिछली बार महिला एवं बाल विकास मंत्री थी स्मृति ईरानी। अमेठी से वो चुनाव हार गई। अब हार गई तो उनके अलावा ये जिम्मेदारी अब किसी और को दी गई है, इसलिए पेपर में आने लायक है। केंद्र सरकार ने अपने मंत्रिमंडल में 7 महिलाओं को मंत्री बनाया है। ये भी सवाल सुनने लायक है। इस बार केंद्र सरकार ने अपने मंत्रिमंडल में कुल कितनी महिलाओं को मंत्री बनाया है? जिनमें से 7 में से 2 महिलाएं कैबिनेट मंत्री हैं और बाकी 5 महिलाएं राज्य मंत्री हैं। सुनने वाली बात है। पेपर में ये तुमसे पूछ लेगा कि इस सरकार में जो नई सरकार बनी है इसमें कुल महिला मंत्री, टोटल महिलाएं जो मंत्री बनी हैं इस सरकार में वो है बेटा 7, जबकि टोटल महिला सांसद जो चुनी गई वो है 74। ठीक है, जिनमें से 7 महिलाओं को मंत्री बनाया गया है। इन 7 महिलाओं में कैबिनेट मंत्री बनी हैं 2। कैबिनेट महिला मंत्री बनी हैं 2 और बेटा राज्य मंत्री बनाई गई हैं। भाई राज्य महिला मंत्री बनी है कितनी? राज्य महिला मंत्री तो वो बनी है 5। 7 हो जाएंगी इस तरह से। कैबिनेट में 2 महिलाओं को मौका मिला है। अगर मैं कैबिनेट महिला मंत्री की बात करूं, कैबिनेट मंत्री के रूप में महिलाओं की बात करूं तो 2 महिलाएं हैं। एक का नाम मैं पहले बता चुका हूं, निर्मला सीतारमण। निर्मला सीतारमण को विभाग दिया वित्त और दूसरा कारपोरेट। वित्त व कारपोरेट मंत्री कौन बनी? और दूसरा एक नाम आता है अन्नपूर्णा देवी। ये जो अन्नपूर्णा देवी है ये कैबिनेट मंत्री बनाई गई हैं।
अन्नपूर्णा देवी को कैबिनेट मंत्री बनाया गया है और उनको डिपार्टमेंट मिला है स्वास्थ्य, हाँ उनको डिपार्टमेंट मिला भैया महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। क्या बनाया गया उनको? महिला एवं बाल विकास मंत्री। और पहले ये पद किसके पास में था? तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से भी अच्छा सवाल यहाँ का है, ये वहाँ से भी अच्छा सवाल है। ये सवाल तो अच्छा है क्योंकि सबको पता है, लेकिन ये वाला सवाल जो है वो सबसे ज़्यादा अच्छा है। पहला सवाल तो ये पूछा जाएगा कि केंद्र सरकार में कितनी महिलाओं को मंत्री बनाया गया है? तो 5, 7, 11, 13 ऐसे नाम होंगे। तो 7 महिलाएं मंत्री बनी हैं, जिनमें से 2 महिलाएं कैबिनेट मंत्री बनी हैं और 5 महिलाएं राज्य मंत्री बनी हैं। ठीक है, कैबिनेट मंत्री कौन कौन बनी है महिलाएं? निर्मला सीतारमण और दूसरा नाम आता अन्नपूर्णा देवी। और ये विभाग बहुत अच्छा है, इसलिए सवाल बहुत बार पूछा गया है और आता है सवाल, ये आएगा देख लेना किसी न किसी पेपर में कि महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है, और उसमें ऑप्शन स्मृति ईरानी भी होगा, उसमें ऑप्शन स्मृति ईरानी भी होगा। अब बच्चों को यही ध्यान रहेगा ना पुराना वाला कि महिला बाल विकास मंत्रालय पहले स्मृति ईरानी के पास में था, तो वही होंगी, वो नहीं है, अलग है अन्नपूर्णा देवी। ठीक है, चलो भाई बाकी बाद में देखते हैं।